तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है और किसी सेल का पोटेंशियल कैसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। मेनली हम लोग ने देखा था कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करने से पोटेंशियल चेंज होता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जो फॉर्मूले में T2.303 RT/NF वहाँ पे टेम्परेचर का टर्म आ रहा था। फिर हम लोग देखें कि सेल किस तरीके से, गैल्वेनिक सेल किस तरीके से काम करता है, जब सेल काम करता है तो पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या? एक ऐसा सेल जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं, वहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और एक सिंपल सी लाइन जो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं लेकिन फिर से एक बार लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लिखिए इस चीज़ को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। चलिए लिख लिया इसको। अब पहले हम लोग देखते हैं बेसिक एक फंक्शनिंग किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। जैसे हम लोग डेनियल सेल के हेल्प से गैल्वेनिक सेल का फंक्शनिंग देखे थे, उसी तरह से एक सिंपल एग्जांपल पहले हम लोग देखते हैं कि किसी गैल्वेनिक सेल का फंक्शनिंग कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फंक्शनिंग कैसा होता है। जैसे सपोज करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ दो अलग अलग कंपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, एक सिंगल कंपार्टमेंट से ही हमारा काम चल जाता है। जिस तरह से गैल्वेनिक सेल में हम लोग दो अलग अलग कंपार्टमेंट लगा रहे थे, वैसा यहाँ नहीं करते, एक सिंगल कंपार्टमेंट हम लोग लेते हैं। यहाँ पे ये दो मेटल के रॉड्स हैं, सपोज कर लीजिए प्लैटिनम के रॉड्स हैं ये। इसको एक्सटर्नली हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक बैटरी है, डीसी बैटरी है ये, और यहाँ पे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन या जो भी जिस भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है वो हम लोग लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इस तरीके से हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। सपोज करिए हम लोग यहाँ पे NaCl ले रहे हैं और ये NaCl मॉल्टन फेज में है, मॉल्टन NaCl है ये, ठीक है। अगर मॉल्टन NaCl है तो यहाँ पे Na+ आयन होगा और Cl- आयन होगा। मॉल्टन फेज में इसलिए लिया गया है सो दैट आयन्स मोबाइल हो, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते। NaCl के साथ और दूसरा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ NaCl ही है। मॉल्टन फेज में है, मतलब लिक्विड फेज में है। Na+ आयन और Cl आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर सॉलिड फेज में होता तो आयन्स मोबाइल नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि Na+ आयन है और Cl- आयन है। अब हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। इसका बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला इलेक्ट्रोड अटैच्ड है तो ये भी एक तरह से चार्ज्ड कैसा हो जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये कैसा चार्ज हो जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो जो एनायंस है सॉल्यूशन में वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ जाएंगे, और जो कैटायंस है सॉल्यूशन में वो इसकी तरफ जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। जो एनायन है वो इसकी तरफ जाएगा और यहाँ पे जाके डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने का मतलब ये Cl- आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और Cl2 गैस बना के यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा। Cl- आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। और हम लोग ये बात बोल चुके हैं कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा, तो एनोड पे होगा। तो ये एनोड हो गया हमारा। Na+ आयन जाएगा यहाँ पे, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम मेटल बना के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन कहाँ पे होता था, तो कैथोड पे होता था। तो ये हमारा कैथोड हो गया। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, प्रोडक्ट क्या है, तो एनोड पे हमें क्या मिल रहा है, तो Cl2 गैस मिल रहा है। और कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है, तो सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है। अगर रिएक्शन की बात की जाए तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Cl- आयन ये जा रहे हैं, जाके Cl2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जा रहा है Cl- आयन। तो 2 Cl- आयन होगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
और कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे Na+ आयन का रिडक्शन हो रहा है। तो Na+ आयन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये सोडियम सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन है। अच्छा, इनका पोटेंशियल अगर बोला जाए, इनका पोटेंशियल वैसे तो इसका E0 होता है -1.36 वोल्ट, लेकिन ये एक्वस फेज में होता है। ये जो वैल्यू है ये एक्वस फेज के लिए वैल्यू है, यहाँ एक्वस फेज नहीं है तो वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, बट वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हम कुछ यहाँ समझाना चाहते हैं इसके हेल्प से। इसको देखते हैं। कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है, इसका जो E0 होता है ये E0 है अप्रॉक्सीमेटली -2.7 वोल्ट इन एक्वस फेज। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमें इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नेट रिएक्शन मिलेगा। नेट रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। सेल रिएक्शन अगर लिखा जाए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो Na+ Cl- इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इससे मिलेगा हमें सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस। ऐसा हमारा रिएक्शन हो जाएगा। और ये एक सेल बन गया। इस सेल का E0 सेल कितना होगा, तो इस सेल का E0 सेल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -4.06 वोल्ट, -4.06 वोल्ट। ये वैल्यू देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव में आने का मतलब E0 सेल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सेल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। मतलब इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, इसको हमें कराना पड़ेगा, और इसको कराने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं इस बैटरी के हेल्प से। और ऐसा नहीं कि आप कोई भी बैटरी लगा दीजिए तो ये सेल काम करने लगेगा, यहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो बैटरी हम लोग लगाएंगे उस बैटरी का मिनिमम जो पोटेंशियल होना चाहिए वो पॉजिटिव में 4.06 होना चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए -4.06 चाहिए। तो बैटरी जो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, इसका पोटेंशियल मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 4.06। एक सिंपल सी बात है, जैसे गैल्वानिक सेल है, कोई गैल्वानिक सेल है जिसका पोटेंशियल मान लीजिए है 1.5 वोल्ट, एक गैल्वानिक सेल है। उसी गैल्वानिक सेल से हम लोग एक दूसरा सेल अगर अटैच कर दें, गैल्वानिक सेल सेम डायरेक्शन में अटैच करें जिसका पोटेंशियल 0.5 वोल्ट हो, तो हमें टोटल कितना मिलने लगेगा, तो 2 वोल्ट। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर अटैच कर दें दूसरा गैल्वानिक सेल, तो हमें कितना पोटेंशियल मिलेगा ओवरऑल, तो 1 वोल्ट। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ का जो पोटेंशियल है ये -4.06 है। तो इसको कराने के लिए जो इस प्रोसेस को कराने के लिए जो सेल हमें चाहिए उसका मिनिमम पोटेंशियल कितना होना चाहिए, तो 4.06। इससे ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा पोटेंशियल का बैटरी यहाँ यूज़ करेंगे तब ये प्रोसेस हो पाएगा, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं कि कोई भी बैटरी लगा देने से हम लोग कोई भी प्रोसेस करा लेंगे, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस बैटरी के पोटेंशियल की, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे अब वापस से अगर आए तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। एनोड यहाँ कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड यहाँ कैसा चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज। जबकि अगर गैल्वानिक सेल को याद करें तो वहाँ एनोड नेगेटिवली चार्ज होता था और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता था, बट यहाँ पोलैरिटी चेंज हो गई है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन अगर देखें तो Cl- आयन यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया है वही इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे Na+ आयन को मिलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, तो एनोड से कैथोड। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो कैथोड से एनोड हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। करंट कैथोड से एनोड में मूव करेगा एक्सटर्नल सर्किट में। इंटरनल सर्किट की बात करें तो उसको बोल देंगे एनोड से कैथोड। एक कंप्लीट सर्किट इस तरीके से इस्टेब्लिश होगा। करंट का डायरेक्शन गैल्वानिक सेल में क्या था, तो करंट का डायरेक्शन गैल्वानिक सेल में भी यही था, कैथोड से एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पे भी सेम वही है, कैथोड से एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट। तो गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट का डायरेक्शन सेम होता है, बस पोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद क्या क्या लिखेंगे कि एनोड कैसा चार्ज है, कैथोड कैसा चार्ज है, करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ से कहाँ जा रहा है, और ये रिएक्शन लिखेंगे। और ये बेसिक फंक्शनिंग हुआ किसी गैल्वानिक सेल का, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिकली किस तरीके से फंक्शन करता है वो ये चीज़ है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। करंट कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है एक्सटर्नल सर्किट में,
एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। हमने यहाँ पे NaCl मॉल्टन लिया था, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिया था। एक्वस सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया था, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हम लोग तो होता क्या कि यहाँ पे Na+ आयन होता, Cl- आयन होता और वाटर भी होता। और वाटर अगर होता तो एनोड पे ऑक्सीडेशन Cl- आयन के साथ साथ वाटर का भी हो सकता था, या कैथोड पे रिडक्शन Na+ आयन के साथ साथ वाटर का भी हो सकता था। तो अब ऐसे में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो वो आगे चल के हम लोग बात करेंगे। अभी ऐसा कुछ डिसाइड ना करना पड़े, अभी सिर्फ एक ही सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक ही सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन हो सकता है। कोई हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग एक ही सब्सटेंस के लिए NaCl मॉल्टन लिए हैं। आगे चल के हम लोग अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको वहाँ हेडिंग डालना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे नोट करिए। इन सब चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जनरली। वैसे तो क्वेश्चंस कुछ भी बनाए जा सकते हैं, बट जनरली अगर बात की जाए तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमें बोल दिया जाएगा कि इस सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो बताइए कि अगर 10 मिनट के लिए 15 एम्पियर करंट हम लोग पास करा दिए तो कितना क्लोरीन गैस लिबरेट होगा या कितना सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा। मतलब क्वांटिटी की बात होती है कि कितना क्वांटिटी किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज होगा या कितना क्वांटिटी किसी सब्सटेंस का रिड्यूस होगा, इस चीज़ पे बात होती है, क्वांटिटी पे बेस्ड। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे कि NaCl मॉल्टन के जगह NaCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लें तब फिर क्या होगा। तो NaCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं तो हमारे पास Na+ आयन है, Cl- आयन है और सॉल्यूशन में वाटर भी है। और अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो Cl- आयन का तो ऑक्सीडेशन हो ही सकता है, साथ में अब वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर Cl- आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे Cl2 गैस बनेगी, और वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस बनती है। आगे चल के हम लोग रिएक्शन भी देखेंगे। तो अब दोनों चीज़ों का ऑक्सीडेशन हो सकता है, दोनों चीज़ों का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो प्रोडक्ट हमें Cl2 गैस भी मिल सकता है या फिर O2 गैस भी मिल सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीज़ें हमें साथ साथ मिलेंगी, कोई एक चीज़ हमें मिलेगा पहले। तो अब कौन मिलेगा ये हमसे पूछा जाता है, बताइए Cl2 गैस मिलेगा या O2 गैस मिलेगा। मतलब क्वालिटी से रिलेटेड एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बातें होती हैं। तो दो तरह की चीज़ें हैं, एक क्वांटिटी से रिलेटेड और एक क्वालिटी से रिलेटेड। मतलब एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होगा इलेक्ट्रोलिसिस का और एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होगा इलेक्ट्रोलिसिस का। तो पहले हम लोग क्वांटिटी से रिलेटेड बातें करते हैं, उसके बाद क्वालिटी पे आएंगे कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। पहले देखते हैं कि कितना ऑक्सीडेशन होगा, कितना रिडक्शन होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं वहाँ पे, लिखिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, तो उसके लिए हम लोग सिंपली इस तरह का काम करते हैं। जैसे क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे बोला गया कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से हम लोग 1 फैराडे चार्ज पास करा दे रहे हैं। इस सॉल्यूशन से 1 फैराडे चार्ज पास करा दिया जा रहा है। बताना है कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो हमें करना क्या है, कॉपर डिपॉजिट कितना होगा ये हमें बताना है। तो कॉपर डिपॉजिट कैसे हो रहा होगा, तो इस सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। ये रिएक्शन हमें पता है कि इसी रिएक्शन के थ्रू कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा। तो रिएक्शन लिखना है। अब इसके बाद सिंपल सा क्या करना है कि अगर हमें 1 मोल कॉपर का चाहिए तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन हमें पास कराने पड़ेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तब 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। ये सिंपली बैलेंस रिएक्शन से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मोल में बात करते थे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या, कितना चार्ज, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे चार्ज।
तो 2 फैराडे चार्ज पास कराएंगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। अब ये रिलेशन हमें पता चल गया। अब इसके हेल्प से आपको जितना भी चार्ज दिया जाए उसके हेल्प से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा ये निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया 1 फैराडे चार्ज पास करा रहे हैं, तो 1 फैराडे चार्ज पास कराएंगे तो आधा मोल कॉपर का डिपॉजिट हो जाएगा। अब कॉपर का मोल पूछा जाएगा तो हाफ बता देंगे, अब वेट पूछा जाएगा तो 63.5/2 इतना ग्राम हो जाएगा कॉपर डिपॉजिट। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इसी तरीके से रिएक्शन लिख के फैराडे और मोल का रिलेशन निकाल लेंगे और उसके हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। और भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बट ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वहाँ के लिए भी ये चीज़ है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग देखे, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ भी चुका है। 2-3 साल पहले आया था, जेईई मेन में आ चुका है ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे और क्वेश्चन जो बनते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फैराडे लॉ का यूज़ करते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, 2 लॉ है फैराडे के, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो वो क्या है अब हम लोग उनको देखते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हेडिंग डालते हैं वहाँ पे, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस लॉ का सिंपली सा ऐसा कहना है कि हम लोग जब चार्ज पास कराएंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा किसी सब्सटेंस का या लिबरेट होगा किसी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज हम लोग पास कराएंगे उतना ज़्यादा वेट डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा किसी सब्सटेंस का। तो ये कहना है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। लिखते हैं, इसको नोट भी करते हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट है। लिखिए, weight of a substance deposited or liberated at an electrode, weight of a substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the charge passed through it. Is directly proportional to the charge passed through it. लिखा? चलिए, तो W is directly proportional to Q। ये है वेट किसी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, और ये है चार्ज। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हम लोग, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं और लिखते हैं W is equal to Z into Q। ये वेट जो होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए और ये चार्ज होना चाहिए कूलम्ब्स में होना चाहिए। Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक नया टर्म है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसकी यूनिट क्या होगी पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये ग्राम में और ये कूलम्ब में, तो ये हो जाएगा ग्राम पर कूलम्ब, ग्राम पर कूलम्ब। ठीक है, अच्छा, या फिर Q को हम लोग I इंटू टी भी लिखते हैं। तो W को ऐसे भी लिख दिया जाता है, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। जहाँ पे चार्ज हमें अगर कूलम्ब में चाहिए तो करंट को हम लोग एम्पियर में रखेंगे और टाइम को हम लोग सेकंड में रखेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिखा जाता है, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू या फिर W इज इक्वल टू Z इंटू आई टी। पहले अगर न्यूमेरिकल्स की बात कर लें तो सिंपली इसमें 3 वेरिएबल है, कोई भी 2 वेरिएबल देके थर्ड वेरिएबल पूछा जा सकता है। कोई भी 2 वेरिएबल देके थर्ड वेरिएबल पूछा जा सकता है। जैसे बोल दिया गया कि हम लोग 10 कूलम्ब चार्ज पास करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से, 10 कूलम्ब चार्ज, तो चार्ज बता दिया गया और बोला गया कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इतना है, तो बताइए कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बता दिया गया, ये बता दिया गया, तो वेट आ जाएगा। या क्यों ना बता के 10 एम्पियर करंट 50 सेकंड के लिए पास करा रहे हैं ऐसा बता दिया जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। या 10 कूलम्ब चार्ज पास कराएगा तो 10 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, तो उसका बताइए Z कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है, बोला जा सकता है कि
कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, बताइए कॉपर का Z कितना है। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर जो है, कॉपर +2 में है और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब कॉपर डिपॉजिट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे चार्ज, और इससे कितना मोल, तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, जो अभी हम लोग देखे थे। 2 फैराडे चार्ज मतलब कितना चार्ज, तो 2 × 96500 कुलाम, इतना कुलाम चार्ज पास कराएंगे तो 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अब इस फॉर्मूले के लिए हमें चार्ज पता चल गया 2 × 96500 कुलाम में, और वेट हमें पता चल गया 63.5। तो क्या Z निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो Z आ जाएगा। यहाँ पे रख देंगे 63.5 और यहाँ पे रख देंगे 2 × 96500। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, बताइए उसका Z कितना है। चलिए, तो पहले वीडियो पॉज करिए और इस चीज़ को वहाँ पे नोट करिए, ये जो फॉर्मूले हैं, और फिर अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। नोट कर लिया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम लोग किसको बोलते हैं। इसी फॉर्मूले पर आते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, अगर Q को 1 कर दिया जाए, Q को अगर 1 कर दिया जाए तो Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो W के बराबर। तो Z को डिफाइन भी हम लोग इसी तरीके से कर देते हैं। अगर हम लोग 1 कूलाम चार्ज पास करा दें तो जो वेट डिपॉजिट होगा किसी सब्सटेंस का, वही कहलाएगा उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 कूलाम चार्ज पास कराने पे जो वेट डिपॉजिट होता है किसी सब्सटेंस का, वही कहलाता है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये एक अलग चीज़ है। जो इक्विवेलेंट हम लोग वहाँ वॉल्यूमेट्रिक में देखे थे वो अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है। 1 कूलाम चार्ज पास कराने पे जो वेट डिपॉजिट होगा किसी सब्सटेंस का, वही कहलाएगा उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 कूलाम चार्ज बोला जाए या फिर बोला जाए 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करा दे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। लिखते हैं, वहां पे लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लिखिए इसमें, इट इज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस, it is the weight of a substance deposited or liberated at an electrode when 1 coulomb charge ब्रैकेट में लिखिएगा 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड, ब्रैकेट में 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड इज पास्ड थ्रू इट, लिख लिया। चलिए, तो ये हो गई Z की डेफिनेशन। तो W = Z × Q या W = Z × IT, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं और सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनाए जाते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक और चीज़ देखेंगे। एक और चीज़ क्या है, तो एक और चीज़ ये है कि ऐसा देखा गया है कि अगर 1 फैराडे चार्ज पास कराते हैं हम लोग, 1 फैराडे चार्ज पास कराया जाए तो सब्सटेंस कोई भी हो उसका एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। 1 फैराडे चार्ज पास कराएंगे तो सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस हो उसका एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ऐसा बोला गया है, ऐसा एक फैक्ट है, ये ऑब्जर्व किया गया है। 1 फैराडे चार्ज पास कराने पे किसी भी सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। 1 फैराडे चार्ज मतलब कितना चार्ज हो गया, अगर कूलाम की बात करें तो 96500 कूलाम चार्ज पास कराने पे एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो एक इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस का जो भी होगा उसका कुछ वेट होगा।
एक इक्विवेलेंट का जो वेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। जैसे मॉलिक्यूलर वेट एक मोल का वेट है, वैसे इक्विवेलेंट वेट एक इक्विवेलेंट का वेट होता था। तो इक्विवेलेंट वेट अगर मान लेते हैं उसका ई ग्राम है, ई ग्राम पर इक्विवेलेंट उसका इक्विवेलेंट वेट है, तो एक इक्विवेलेंट अगर डिपॉजिट हो रहा है मतलब कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो ई ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। मतलब इतना कूलाम चार्ज पास कराने पे उसका कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, तो ई ग्राम, जहां पे ई क्या है तो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। तो अगर हम लोग एक कूलाम चार्ज पास कराते हैं, एक कूलाम चार्ज पास कराते हैं तो कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, तो ई अपॉन 96500 इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। और एक कूलाम चार्ज पास कराने पे जो वेट डिपॉजिट होता था उसी को हम लोग बोलते थे उसका इक्विवेलेंट, उसी को हम लोग बोलते थे उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक कूलाम चार्ज पास कराने पे जो वेट डिपॉजिट होता है उसी को बोला जाता है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक कूलाम चार्ज पास कराने पे कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो E अपॉन 96500। तो इसका मतलब Z की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, तो Z इज इक्वल टू होना चाहिए E अपॉन 96500। Z की वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग और डिफरेंट देख रहे हैं, Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। इसको वहाँ कॉपी में नोट करिए। चलिए, तो Z की वैल्यू E अपॉन 96500 ये हम लोगों ने लिखा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि Z की वैल्यू E अपॉन 96500 हम लोग अगर लिख दिए हैं तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। तो W इज इक्वल टू Z के जगह हम लोग लिख देते हैं E अपॉन 96500 इंटू क्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, E को अगर हम लोग इधर ले जाएगा तो W अपॉन E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 96500। W अपॉन E इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। W क्या है, तो वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, और E क्या है उसका इक्विवेलेंट वेट। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ये क्या हुआ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और इस क्वांटिटी को हम लोग एक नया क्वांटिटी बोल दे रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। Q अपॉन 96500 को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। जितना इक्विवेलेंट हम लोग चार्ज का पास करेंगे उतना ही इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा। जितना इक्विवेलेंट चार्ज का उतना इक्विवेलेंट सब्सटेंस का। अच्छा, अगर इक्विवेलेंट बराबर है तो मिली इक्विवेलेंट भी तो बराबर होने चाहिए। मिली इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, जितना मिली इक्विवेलेंट चार्ज का पास कराएंगे उतना ही मिली इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट होगा। अब इससे क्या होगा, इससे हम लोग फॉर्मूले को इस तरीके से लिख पाएंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। चार्ज का मिली इक्विवेलेंट मतलब क्या, चार्ज के इक्विवेलेंट मतलब Q अपॉन 96500 इंटू 1000। इसको हम लोग बोल सकते हैं चार्ज का मिली इक्विवेलेंट, या Q के जगह हम लोग लिख देते हैं I इंटू टी। तो I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू 1000, ये हो गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। मिली इक्विवेलेंट क्या होता था सब्सटेंस का, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर इंटू 1000। अगर याद हो तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर इंटू 1000 ऐसा होता था। या नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या अगर कोई एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट, इंटू n फैक्टर इंटू 1000। या फिर अगर कोई गैस है तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं PV अपॉन RT, नंबर ऑफ मोल्स की जगह PV अपॉन RT इंटू n फैक्टर इंटू 1000। या अगर STP कंडीशन है तो वॉल्यूम इन लीटर एट STP
अपॉन 22.4 इंटू n फैक्टर इंटू 1000, या फिर अगर कोई सॉल्यूशन दिया गया है तो उसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किस यूनिट में होगा तो लीटर में, इंटू n फैक्टर इंटू 1000। ये सब फॉर्मूले हम लोग पहले देख चुके हैं। 1000 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर हो जाएगा, इंटू n फैक्टर, या फिर मोलैरिटी इंटू n फैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या पूछा गया है। जैसे बोला गया कि हम लोग 1 एम्पियर करंट 965 सेकंड के लिए पास करा रहे हैं, 1 एम्पियर करंट 965 सेकंड के लिए पास करा रहे हैं फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बताइए कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो ये वाला फॉर्मूला इधर यूज कर लेंगे। वेट निकालना हमें, कॉपर का एटॉमिक वेट हमें पता ही है, कॉपर सल्फेट से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो n फैक्टर क्या होगा। तो अब n फैक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे n फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे n फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब रेडॉक्स चेंज हो रहा है। तो रेडॉक्स चेंज में n फैक्टर कैसे निकालते थे, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ कॉपर का मोल आ रहा है तो कॉपर के लिए n फैक्टर, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब n फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, यह बोला गया 100 ml 2 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। बताइए कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा पूरे कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए। 100 ml 2 मोलर सॉल्यूशन है तो इधर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 100 ml मोलरिटी 2 है, n फैक्टर कॉपर का 2 है, कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा ये निकालना है। तो यहाँ Q की वैल्यू निकालनी है, ये तो पता ही है हमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और हमसे क्या पूछा गया है। हाँ, यहाँ पे n फैक्टर क्या है, तो n फैक्टर है, n फैक्टर यहाँ पे क्या है, तो n फैक्टर है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, जो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में देखे थे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में। ठीक है, चलिए तो आपका काम है पहले कि इन सारे फॉर्मूले को नोट करें, वहाँ पे लिखें ये सारी चीज़ें, वीडियो पॉज करें और ये सारी चीज़ें वहाँ पे नोट करें। हो गया, चलिए अब एक चीज़ और होती है, ऐसा बोला जाता है कि हम लोग 10 एम्पियर करंट पास करा रहे हैं जिसकी एफिशिएंसी 70% है। एफिशिएंसी बता दी जाती है कभी कभी क्वेश्चन में, करंट पास कराया जा रहा है और उसकी एफिशिएंसी कितनी ये बता दिया जाता है। तो क्वेश्चन तो इधर बना होगा, बट यहाँ पे I की वैल्यू क्या यूज़ करें इसकी बात आती है। तो I की वैल्यू हम लोग 10 यूज़ करेंगे क्या, नहीं 10 नहीं यूज़ करेंगे। 10 एम्पियर करंट हम लोग पास तो करा रहे हैं बट उसकी एफिशिएंसी कितनी, 70%। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ कितना यूज़ हो रहा होगा, तो इसका 70%, मतलब कितना, तो 7 एम्पियर। मतलब यहाँ पे I कितना लिया जाएगा, तो 7 लिया जाएगा, ना कि 10। मतलब ये I कौन सा होगा, तो ये वाला I होगा I एक्चुअल। ये I कौन सा होगा, तो I एक्चुअल, वहाँ पे फॉर्मूले में लिख लें I एक्चुअल। ठीक है, तो अब बात नहीं आ रही है करंट की एफिशिएंसी की, परसेंट एफिशिएंसी ऑफ करंट। तो ये क्या होगा, तो ये होगा I एक्चुअल, एक्चुअल में कितना करंट पास कर रहा है, अपॉन I थ्योरेटिकल इंटू 100। I एक्चुअल अपॉन I थ्योरेटिकल इंटू 100। या फिर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल इंटू 100। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो I का रेशो होगा वही Q का रेशो होगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T, तो T कैंसिल हो जाएगा, जो I का रेशो वही Q का भी रेशो होगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है परसेंट एफिशिएंसी ऑफ करंट।
तो इस चीज़ को भी वहाँ पे नोट करिए। नोट किया? चलो, जैसे एक क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग, परसेंट एफिशिएंसी पे क्वेश्चन किया जाए। बोला गया है क्वेश्चन में 1 फैराडे चार्ज इज पास्ड from an aqueous solution of copper sulfate if 30 gram of copper is deposited, then calculate current efficiency। ऐसा क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए। पहले कॉपर का एटॉमिक वेट 64 ले लीजिए कॉपर का, ठीक है, ट्राई करिए इसको। चलिए देखते हैं हम लोग। हमें दोनों चीज़ बता दी गई, चार्ज कितना पास कर रहे हैं ये भी बता दिया गया है, और कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है ये भी बता दिया गया, और पूछा गया है करंट एफिशिएंसी। तो 100% नहीं होगा, या हो सकता है 100% भी हो। देखते हैं कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मतलब ये क्या है, क्यू एक्चुअल है या क्यू थ्योरेटिकल है। तो ये हमें क्वेश्चन बताया गया कि इतना चार्ज पास करा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्यू थ्योरेटिकल हो गया। क्यू एक्चुअल या तो निकाल लिया जाए कि 30 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज चाहिए, ये कैलकुलेट कर लिया जाए। या तो 30 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए किस सॉल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कितना चार्ज चाहिए होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस का यूज़ करके। हमें वेट पता है कॉपर का जो डिपॉजिट हो रहा है 30 ग्राम, उसका एटॉमिक वेट हमें 64 दिया गया है। एन फैक्टर कॉपर का 2 हमें पता ही है, क्यू की वैल्यू में निकालनी है, तो क्यू वहाँ से आ जाएगा, और वहाँ से जो क्यू आएगा वो कौन सा क्यू होगा, थ्योरेटिकल या एक्चुअल, तो वो एक्चुअल होगा। क्यू एक्चुअल आ गया, क्यू थ्योरेटिकल आ गया, इसके हेल्प से हम लोग परसेंट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो एक सिंपल सा काम ये देखा जाए कि 1 फैराडे से इसका आधा मोल डिपॉजिट होगा, और अगर इसका आधा मोल डिपॉजिट हो रहा है मतलब इसका कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो 32 ग्राम। 1 फैराडे चार्ज से इसका 32 ग्राम डिपॉजिट होगा, तो एक्चुअल में कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, 30 ग्राम, और थ्योरेटिकल कितना होना चाहिए था, तो 32 ग्राम। तो यहाँ पे Q का रेशियो, Q के रेशियो की जगह हम लोग W का रेशियो ले लेते हैं। W इज इक्वल टू क्या है, Z इंटू क्यू। तो जो Q का रेशियो होगा वही W का रेशियो होगा, क्योंकि Z तो एक फिक्स क्वांटिटी होगी उसके लिए। तो Q का रेशियो अगर लेना है तो उसके जगह हम लोग W का रेशियो ले लें। W एक्चुअल कितना है, तो 30 ग्राम, और W थ्योरेटिकल कितना है, तो 32 ग्राम, इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंट एफिशिएंसी आ जाएगा करंट का। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा भी बनाया जाता है, बोला जाता है कि एक कोई इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करा रहे हैं जिसमें कि मेटल प्लेट है, इसका एरिया हमें बता दिया जाता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें बता दिया गया। या दूसरा रॉड वगैरह लगा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे, इसका एरिया हमें बता दिया गया। और सपोज करिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का यहाँ सॉल्यूशन है, बोला गया इस पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है उसकी थिकनेस बता दी गई है T। कॉपर की थिकनेस जो इस मेटल प्लेट पे डिपॉजिट होनी है उसकी थिकनेस बता दी गई है T, और कॉपर की डेंसिटी हमें बता दी गई है D।
तो बोला जाता बताइए कितना चार्ज पास कराना होगा या कितना करंट कितने टाइम के लिए पास कराना होगा, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। खैर, तो Q अगर निकालना है तो हमें फॉर्मूला वही लगाना होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए करेंगे क्या, तो इसका मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, तो एरिया अगर A है और इस पर कॉपर का जो थिकनेस डिपॉजिट कराना वो T है, तो ये कॉपर का जो वॉल्यूम डिपॉजिट होगा वो हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इससे आ जाएगा कॉपर का मास, मतलब ये कॉपर का जो वेट डिपॉजिट हो रहा है, वेट अपॉन उसका एटॉमिक वेट कर देंगे इनटू एन फैक्टर कॉपर का 2 होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अगर डिपॉजिट हो रहे हैं तो ये आ गया कॉपर के इक्विवेलेंट इनटू 1000 कर देंगे, ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर हो गया इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बड़ा क्वेश्चन करने के लिए इस तरीके से भी ये वैल्यूज हमें बता दी जाती है और बोला जाता है Q की वैल्यू बताइए। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम। एक दो क्वेश्चन और ट्राई किया जाए। ऐसे सपोज करिए बोला गया है, सपोज करिए इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करा के कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोबेंजीन में। एनिलीन का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और इसे कन्वर्ट करके नाइट्रोबेंजीन हम लोग बना रहे हैं। सपोज करना है कि इसके अगर एक मोल को कन्वर्ट करना है, एक मोल एनिलीन को कन्वर्ट करना है एक मोल नाइट्रोबेंजीन में, तो कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा ये बताना है। ट्राई करिए जरा इसको। या NH2 होगा, सॉरी NH3 लिखा गया था, NH2 होगा। ट्राई करिए इसको। चलो, तो एक मोल एनिलीन को कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन किस स्टेट में है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसको तोड़ दीजिए। पहले तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन पे -1 आ जाएगा, कार्बन पे +1 आ जाएगा, मतलब ये एक तरह से NH2 माइनस है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -3 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो NO2 माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन -3 से किस में चला गया, +3 में। -3 से +3 में चला गया तो कितने का चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में, तो 6 यूनिट का चेंज आया। तो एन फैक्टर कितना हो गया, तो 6। एन फैक्टर 6 हो गया। हमें इसके एक मोल को चेंज करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 इंटू 1000। तो 1000 तो कैंसिल ही हो जाएगा। Q की वैल्यू कूलम्स में निकालनी है तो इतनी आ जाएगी 6 इंटू 96500। ये अगर फैराडे में ऑप्शन हो तो फैराडे, यही फैराडे ही है, चार्ज का फैराडे, कितना फैराडे चार्ज है वो यही है। तो डायरेक्टली कितना आंसर आ जाएगा, तो 6 फैराडे। अब इसी में एक चेंज किया जाता है, एक चेंज और ऐसा किया जाता है कि बोला जाता है, इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता है, इससे ये बन गया, तो बताइए कितना चार्ज। इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाना है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है 1 मोल का, तो बताइए कितना चार्ज हमें पास कराना पड़ेगा। तो एन फैक्टर की बात है, एन फैक्टर देखा जाए तो यहाँ कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कार्बन कर रहे हैं, नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंज आ रहा है। एक्चुअली इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बेंजीन में, इधर तोड़ने से तो कुछ आएगा नहीं, इसको तोड़ने से कार्बन पे आ जाएगा -1, मतलब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो इधर तोड़ने से कुछ आएगा नहीं, इसको तोड़ने से इस पे आएगा -1, इस पे आएगा +1। तो कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों चीज़ें ऑक्सीडाइज हो रही है। तो टोटल कितना चेंज हो गया,
तो नाइट्रोजन -3 से +3 में चला गया, 6 का चेंज नाइट्रोजन में है, और कार्बन -1 से +1 में चला गया तो 2 यूनिट का चेंज कार्बन में है। मतलब टोटल कितने का चेंज है, तो 8 यूनिट का, n फैक्टर 6। 1 मोल इसका अगर चेंज करना है तो कितना, 8 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। जैसा अभी देखे थे 6 फैराडे, वैसे ही डायरेक्टली यहाँ पे 8 फैराडे हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें 8 फैराडे चार्ज लगेगा अगर इसके 1 मोल को उसमें कन्वर्ट करना है तो। चलिए ये हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। एक चीज का ध्यान रखिएगा, वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है। वाटर के ऑक्सीडेशन से, वाटर का अगर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो हमें इससे O2 गैस मिलता है। रिएक्शन क्या होता है, तो 2H2O से O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाटर का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होता है। अगर n फैक्टर की बात की जाए तो रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तब तो n फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है। 2 मोल वाटर के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल वाटर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, n फैक्टर हो जाएगा 2। या अगर ऑक्सीजन के n फैक्टर की बात की जाए तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो n फैक्टर हो जाएगा 4। 1 मोल के लिए जितना इलेक्ट्रॉन वही होता था n फैक्टर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का ये रिएक्शन होता है। इसी तरीके से वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है, उसके लिए क्या रिएक्शन होता है वो भी देख लेते हैं। वाटर के रिडक्शन के लिए रिएक्शन क्या होता है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वाटर के रिडक्शन से हमें H2 गैस मिलता है और साथ में मिलेगा 2OH माइनस एक्वस। अगर यहाँ पे n फैक्टर की बात करें तो वाटर का n फैक्टर यहाँ पे 1 है, H2 का n फैक्टर यहाँ पे 2 है। 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, n फैक्टर वाटर का 1 क्या है, 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाटर का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन और वाटर का रिडक्शन वाला रिएक्शन, इन दोनों को नोट कर लीजिए। वहां पे एक क्वेश्चन ऐसा बोला गया कि हम लोग सपोज करिए 10 एम्पियर करंट 965 सेकेंड के लिए पास करा रहे हैं फ्रॉम वाटर जिसमें कुछ आयंस प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया गया। बोला गया कि बताइए टोटल हमें कितना वॉल्यूम गैसेस का मिलेगा STP पे। इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे वाटर का ही रिडक्शन भी हो रहा है। एनोड पे अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उससे हमें क्या मिलेगा, तो O2 गैस मिलेगा, और कैथोड पे अगर वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो उससे हमें क्या मिलेगा, तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो टोटल दोनों गैसेस का कंबाइंड वॉल्यूम हमें बताना है। तो O2 का कितना वॉल्यूम मिलेगा वो ऑक्सीडेशन वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग 10 एम्पियर करंट पास करा रहे हैं 965 सेकेंड के लिए अपॉन 96500 इंटू 1000, ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज हो गया, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो कितना वॉल्यूम O2 का निकलेगा ये हमें निकालना है अपॉन 22.4, और O2 के लिए n फैक्टर कितना है, तो 4 है, इंटू 1000। यहाँ से वॉल्यूम O2 का आ जाएगा। और वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिडक्शन से कितना मिलेगा, तो 10 एम्पियर करंट उसके लिए भी है, जितना करंट एनोड से पास होगा उतना ही कैथोड से भी पास होगा, अपॉन 96500 इंटू 1000 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन 22.4 इंटू n फैक्टर हाइड्रोजन का कितना है, तो 2 इंटू 1000। इससे वॉल्यूम हाइड्रोजन का आ जाएगा। ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ गया, हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा कि कितना वॉल्यूम गैसेस का हमें मिलेगा अगर हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसको याद रखना है, वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन और वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन, ये हमें याद होना चाहिए कि रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे।
हेडिंग डालते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इस लॉ का कहना क्या है? सपोज करिए हमने इस तरीके से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये लिया, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये लिया और कनेक्ट कर दिया, और ये कनेक्शन कैसा दिख रहा है? तो सीरीज में दिख रहा है। ये सीरीज में ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपस में कनेक्टेड हैं, और अगर कनेक्शन सीरीज में होता है तो हर जगह क्या चीज़ सेम होती है? तो जो चार्ज पास होता है हर जगह सेम होता है, करंट या चार्ज बोला जाए। तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का कहना क्या है? अगर हम लोग दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ सपोज करिए इस वाले इलेक्ट्रोड पे कोई एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है जिसका जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो है W1, और यहाँ पे कोई दूसरा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है और उसका जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो है W2 ग्राम। यहाँ पे W1 ग्राम और वहाँ पे W2 ग्राम। तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का कहना है कि ये जो वेट डिपॉजिट होंगे इनका रेशियो अगर लिया जाए तो वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होंगे। W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। उनका जो वेट का रेशियो होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा। ये कहाँ से आया इसको भी देख लिया जाए। अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो जितना चार्ज इस इलेक्ट्रोड से उतना ही इससे, उतना ही इससे, उतना ही इससे, हर जगह चार्ज का अमाउंट सेम होगा, या करंट जो पास हो रही होगी हर इलेक्ट्रोड से सेम पास हो रही होगी। और अगर ऐसा है तो मिली इक्विवेलेंट चार्ज का हर जगह सेम हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज हर जगह सेम हो जाएंगे, या इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज हर जगह सेम हो जाएंगे। तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसके भी मिली इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस होता है। तो जितना मिली इक्विवेलेंट चार्ज पहले इलेक्ट्रोड से पास हो रहा है उतना ही इससे भी हो रहा है। और अगर मिली इक्विवेलेंट चार्ज का सेम है तो सब्सटेंस का भी सेम होना चाहिए, या हम लोग बोले कि इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट जितना चार्ज का उतना ही सब्सटेंस का। तो इक्विवेलेंट कितना होगा? तो यहाँ पे W1 ग्राम डिपॉजिट हुआ है और उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है E1, तो W1/E1 उसके इक्विवेलेंट हो गए सब्सटेंस के। और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे यहाँ W2 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है और इसका इक्विवेलेंट वेट है E2, तो इसके इक्विवेलेंट हो गए W2/E2। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यही चीज़ बोला गया है, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट सिंपली ऐसा है, लिखते हैं वहाँ पे, लिखिए फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का स्टेटमेंट लिखिए। रेशियो ऑफ वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस deposited at different electrodes connected in series is in the ratio of their equivalent weight. Is in the ratio of their equivalent weight. लिखा? इसको ड्रॉ कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके ड्रॉ करके नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ कैसे बनते हैं? जैसे बोला गया यहाँ पे सपोज करिए सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है और यहाँ पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। बोला गया यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पे कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। अगर
बोला गया कि यहाँ पे 1.08 ग्राम सिल्वर का डिपॉजिट हुआ है, तो बताइए सेम टाइम में कितना वॉल्यूम एसटीपी पे लिबरेट होगा क्लोरीन गैस का सेम टाइम। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, जितना मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे सिल्वर का डिपॉजिट होगा उतना ही मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे क्लोरीन गैस का लिबरेट होगा। हम लोग W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2 से काम नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे डायरेक्टली। जितना मिली इक्विवेलेंट सिल्वर का डिपॉजिट होगा उतना ही मिली इक्विवेलेंट क्लोरीन गैस का लिबरेट होगा। सिल्वर का कितना मिली इक्विवेलेंट, तो 1.08 ग्राम अपॉन उसका एटॉमिक वेट है 108 और उसका एन फैक्टर कितना है, तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर बन रहा है, मतलब यहाँ सिल्वर +1 में है और जा रहा है सिल्वर में, तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। इंटू 1000 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना है अपॉन 22.4 और एन फैक्टर क्लोरीन का कितना होगा, तो Cl माइनस से बन रहा है Cl2, तो एन फैक्टर कितना 2Cl माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 1 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा 2 होगा। जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, Cl माइनस से Cl2 तो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो एन फैक्टर 1 लिख देते हैं, जबकि एन फैक्टर कितना है 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एन फैक्टर 2 है इनटू 1000, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हम लोग W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2 से काम नहीं करेंगे, हम लोग किससे काम करेंगे, यहाँ पे किसी के बारे में बताया गया, यहाँ पे पूछा गया, तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट को बराबर करके हम लोग सॉल्व करेंगे। या ऐसा क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ दीजिए, अगर एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो भी तो चार्ज दोनों में सेम होगा। बोला गया कि यहाँ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दे रहे हैं, सपोज करिए यहाँ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दे रहे हैं, एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन, उससे O2 गैस मिला, बोला गया इसका 11.2 लीटर मिल रहा है STP पे, तो बताइए कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम मिलेगा STP पे। तो इसमें भी वही करना है, दोनों के इक्विवेलेंट को बराबर कर देना है। जितना इक्विवेलेंट O2 गैस का मिलेगा उतना ही इक्विवेलेंट H2 गैस का मिलेगा। O2 गैस का कितना इक्विवेलेंट, तो 11.2 लीटर मिल रहा है अपॉन 22.4 और O2 के लिए इन फैक्टर 4 था वाटर के ऑक्सीडेशन में, अगर याद हो तो, इज इक्वल टू वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकालना है अपॉन 22.4 और हाइड्रोजन के लिए एन फैक्टर कितना था, तो 2 था, तो यहाँ से वॉल्यूम हाइड्रोजन का आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो ये हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इन पे बेस्ड क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस बनते हैं, क्वांटिटी से रिलेटेड कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा अगर इतना चार्ज पास करा रहे हैं तो, या अगर इतना डिपॉजिट कराना है तो कितना चार्ज, या अगर ये इतना डिपॉजिट हुआ तो ये कितना डिपॉजिट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे क्वांटिटी से रिलेटेड बनते हैं, जो कि हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ फैराडे सेकंड लॉ के हेल्प से सॉल्व करते हैं। या फिर अगर बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है तो रिएक्शन लिख लेते हैं और फिर उसके हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है।